तो हमारी जो हम किडनीज होती हैं वो पीछे साइड होती हैं, रीढ़ की हड्डी के साइड होती हैं। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्संदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। आधारी निस्संदन एकक मतलब कि जैसे कूपिकाएं होती है ना फेफड़ों में, वैसे ही यहाँ पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेम जो है फुफ्फुस की तरह ही यहाँ पर भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, एकक कोशिकाएं, निस्संद कोशिकाएं होती हैं। जो कि क्या कर रही होती हैं, रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होती है। रुधिर कोशिका मतलब रक्त की कोशिकाओं का एक गुच्छा होती है। बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होती है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। ये नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। प्रत्येक वक्र में ऐसे अनेक निस्संदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। तो वृक्काणु को ही नेफ्रॉन कहा जाता है इंग्लिश में, तो कंफ्यूज नहीं होना। वृक्काणु मतलब कि वृक्क का अणु। मतलब वृक्क किससे बना हुआ है? वृक्काणुओं से मिलकर बना हुआ है। मतलब किडनी कैसे बनी हुई है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। तो आगे जो है वो हम नेफ्रॉन की संरचना देख रहे होंगे कि नेफ्रॉन कैसा दिखाई देता है। तो जैसा अभी आपको एनिमेशन में भी दिखाई दिया कि कोशिका का गुच्छा होता है, इसको बोमन संपुट बोलते हैं, मैंने आपको उधर भी बताया था। बोमन संपुट वृक्क धमनी की शाखा, धमनी की शाखा यहाँ पर आई हुई है जिससे खून आ रहा है यहाँ पर। वहां पर कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस पाया जाता है। बोमन संपुट के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस पाया जाता है, कोशिका गुच्छा पाया जाता है, जो कि एक तरह से खून को इकट्ठा करने का काम करता है। मैंने यहाँ पर छानने का काम बोल दिया था, जबकि ये खून को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। उसके लिए सॉरी, मिस्टेक थी मेरी। यहाँ पर जो है वो खून छानने का काम जो है, अवशोषण का काम यहाँ कर रहे होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर वाली संरचना कर रही होती है। ग्लोमेरुलस खून को इकट्ठा करने का काम करता है। फिर उसके बाद वृक्क शिरा की शाखा, यहाँ से खून आता है और यहाँ पर जाता है। यहाँ पर जाने के बाद से उसका एक्सक्रीशन होता है, अच्छे पदार्थ जो है वो अलग किए जाते हैं, खराब पदार्थों को इधर से निकाल दिया जाता है। खराब पदार्थ धमनी में जाते हैं, और जो यूरिया होता है जो मूत्र में मिलाया जाना होता है वो इस नली में से जा रहा होता है, इसमें आ जाता है नली में से, और यहाँ से एरो बने हुए हैं, यहाँ से ऐसे जाते जाते इधर से जाते जाते इधर आ जाते हैं, इधर से निकलकर संग्राहक वाहिनी में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि कहाँ जा रही होती है? मूत्र वाहिनी में जा रही होती है आगे। जो तो ये वाले जो खराब पदार्थ रहते हैं वो यूरिया के रूप में यहाँ निकाल दिए जाते हैं। वृक्क धमनी में रक्त वापस भेज दिया जाता है। और शिरा वृक्क धमनी, अच्छा दोनों ही धमनी है, शिरा नहीं है यहाँ पर। वृक्क धमनी की शाखा, वृक्क धमनी, धमनियां ही है दोनों। खून आ रहा है और जा रहा है यहाँ से। वृक्काणु जो है आपस में निकटता से पैक रहते हैं। तो रियल किडनी में भी देखा आपने, बहुत पास पास संरचना पाई जाती है, कप जैसी संरचना रहती है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं नेफ्रॉन। प्रारंभिक निस्संदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रभावित होता है, मतलब स्टार्टिंग जब छाना जाता है ना खून, उसमें से कुछ अच्छे पदार्थ रह जाते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, तो उनका पुनः अवशोषण करना होता है। तो जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रभावित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है, मतलब चयन किया जाता है इसमें से कौन कौन से अच्छे हैं, उसको वापस खून में भेज दिया जाता है, जो खराब है वो नेफ्रॉन में बने रहते हैं। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करती है। जल की मात्रा दो चीजों पर निर्भर करती है कि शरीर में अतिरिक्त जल कितना है वो, और कितना विलय वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जित करना है, कितनी चीजें हमारे पास वेस्टेज बनाया है हमारी बॉडी ने जिसको उत्सर्जित करना है, तो जल की मात्रा उस पर डिपेंड करती है। मूत्रवाहिनी में प्रवेश, प्रत्येक वक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी, यहाँ पर नेफ्रॉन ने क्या करा? मूत्र बनाया। कैसे बनाया? रक्त इसमें से आया, रक्त में से थोड़ा सा छानना शुरू करा, अच्छे पदार्थों को वापस खून में मिला दिया, जो खराब पदार्थ थे यूरिया जैसे उसको नेफ्रॉन में रखा और आगे बढ़ती गई। और यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन लगातार ये काम कर रहे होते हैं और क्या बनाते हैं? वर्ज्य पदार्थ बनाते हैं, मूत्र बना लेते हैं, जल में घोलकर यूरिया को मूत्र बना लेते हैं, और वो कहाँ चला जाता है? मूत्र वाहिनी में चला जाता है, जो कि वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, जो आखिरी में होता है ना, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ था मूत्राशय, ये मूत्राशय नीचे होता है, इसमें मूत्र भरा हुआ रहता है, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब भर जाता है तो हमारा मस्तिष्क से कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसको खोल देते हैं। मूत्राशय पेशी होता है अतः ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूल निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। इसके बाद आता है कृत्रिम वक्र अपोहन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। तो क्या होता है जब ये किडनी, नेफ्रॉन जो है, एज के साथ साथ कोशिका है वो तो मरेगी भी, डैमेज भी होगी, परेशान भी करेगी। कई लोग जो
जिनकी बॉडी ज्यादा यूरिया बना रही होती है, तो ये नेफ्रॉन कई हद तक जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं, इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। कब होता है नॉर्मली ऐसा मालूम? नॉर्मली जब हम एक्सेसिव दवाइयां ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा दवाइयां ले रहे होते हैं, उन दवाइयों के असर से हमारी बॉडी वर्ज्य पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में बना रही होती है। और जब ज्यादा मात्रा में वर्ज्य पदार्थ बना रही होती है तो नेफ्रॉन को ज्यादा काम करना होता है। नेफ्रॉन ज्यादा काम कर रहे होंगे, अच्छा एक बार नहीं, आप जिंदगी भर बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं तो नेफ्रॉन पे लोड बढ़ता ही जाएगा। सॉरी, नेफ्रॉन पर लोड बढ़ता ही जाएगा लगातार, और एक समय ऐसा आएगा कि नेफ्रॉन जो है वो अपनी एज से पहले जो है वो खराब होने लगेंगे। जब नेफ्रॉन धीरे धीरे खराब होने लगेंगे तो वो वर्ज्य पदार्थों को उतना नहीं निकाल पाएंगे। उसकी मदद से होगा क्या, आपका खून जो है वो वर्ज्य पदार्थ नेफ्रॉन जब साफ नहीं कर पाएंगे तो वापस काय में मिला रहे होंगे, खून में मिला रहे होंगे। तो बॉडी में जो वेस्टेज होगा, जो वर्ज्य पदार्थ होगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा, वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। आपको जहर के जैसे काम करने लगेगा, बॉडी को धीरे धीरे खत्म करने लगेगा वो चीज। उस केस में जो है वो नेफ्रॉन जब काम करना बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं किडनी फेलियर। किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है आपकी। तो इंसान, आपने ये भी सुना होगा, दो किडनी होती है, इंसान एक किडनी पर जिंदा रह सकता है। तो वो एक किडनी की सहायता से जो है एक, या तो एक किडनी को निकाल दिया जाता है कि वो साफ नहीं कर पा रही है तो उसको रखना भी नहीं है, उसको डैमेज हो गई है तो उसको निकालना ज्यादा अच्छा है, और या फिर रिप्लेस किया जाता है दूसरी किडनी से, है ना। तो एक इंसान एक किडनी पर जिंदा रह सकता है। तो किडनी जो है वो नेफ्रॉन की क्रियाविधि के कारण से लंबे समय तक जब नेफ्रॉन काम कर रहे होते हैं तो खराब हो जाती हैं किडनियां। अच्छा, जब इंसान की अगर एक किडनी पे काम कर रहा है लेकिन दोनों ही किडनियां खराब हो गई, तो दोनों किडनियां खराब हो गई तो व्यक्ति को डायलिसिस करवाना पड़ता है। हिंदी में बोले तो अपोहन करवाना पड़ता है, डायलिसिस बोलते हैं उसको। उस प्रोसेस में क्या होता है, आपको हफ्ते में 2 बार, अलग अलग टाइम पे होता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कितना वेस्ट बना रही है बॉडी। अलग अलग वीक लोगों को अलग अलग डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उनकी वेस्ट निर्माण के हिसाब से। तो वो हफ्ते में 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, या फिर एक बार भी हो सकता है। तो हफ्ते भर में एक बार आप उधर जाओ हॉस्पिटल, उसमें एक मशीन लगी रहती है डायलिसिस की। वो बॉडी के खून को, जैसे जो काम किडनी कर रही होती है ना, वही काम मशीन में कर देते हैं। वो बॉडी के खून को लेते हैं, मशीन में डाल देते हैं, वो मशीन क्या करती है, उसको छान लेती है, वेस्ट मटेरियल को छान लेती है और अलग कर देती है, और जो हमारा शुद्ध खून होता है वो वापस बॉडी में डाल देती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है अपोहन की, डायलिसिस की। डायलिसिस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात, वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। कई चीजें कैसी, जैसे संक्रमण, संक्रमण मतलब कि इन्फेक्शन हो गया आपको किडनी में। आघात, किसी ने घूसा मार दिया या चाकू मार दिया जिससे किडनी फट गई आपकी। या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह, या आपका बीपी लो है तो वृक्क में जो है वो खून नहीं जा रहा है, वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। जो हमारी किडनी होती है, किडनी को ही वृक्क बोलते हैं, तो कृपया कर उस पर कंफ्यूज ना हो। किडनी को ही वृक्क बोलते हैं हिंदी में। वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अवशेष को संचित कराता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। जब किडनी काम नहीं करेगी तो बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ होंगे उसका लेवल बढ़ता जाएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। किडनी के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वक्र का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो देखो यहाँ पर एक बंदा लेटा हुआ है, इससे खून निकाला इन्होंने, खून गया धमनी से, पंप का मार्ग पंप किया इन्होंने। यहाँ पर चयनित पारगम झिल्ली की बनी नलिका, कृत्रिम रूप से एक नलिका बनाई जाती है जिसमें से जो येलो कलर का पार्ट है ना, वो खराब पार्ट, यूरिया वाला पार्ट है जो हमारी बॉडी से निकाला जा रहा है। तो देखो ये काम मतलब हम बाहर भी कर सकते हैं, कृत्रिम वापस खून निकाला जाता है, मशीन से छाना जाता है। अपोहन विलयन डाला गया है, यहाँ पर एक विलयन यहाँ पर मौजूद रहता है ताकि झिल्ली काम कर सके, वर्ज्य पदार्थ उसमें आ सके। अपोहन विलयन में वो वर्ज्य पदार्थ घुलते जाते हैं और अपोहन पदार्थ से मिलती हुई यहाँ पर जो है वो मूत्र यहाँ पर निकाला जा सकता है। मतलब देखो, हाथ से भी बाथरूम कर सकते हैं मतलब एक तरह से ये हाथ से बाथरूम हो ही रही, खून निकाला जा रहा है और वो इकट्ठा यहाँ पर किया जा रहा है मूत्र के रूप में। ये वेस्टेज जाएगा, फेंक दिया जाएगा इसको, और जो शुद्ध खून है वो वापस बॉडी में अंदर डाल दिया जा रहा है। तो हमारी किडनी जो काम कर रही होती है वो कृत्रिम किडनी के रूप में भी हम कर सकते हैं डायलिसिस, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, और व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। कई बार बॉडी में हानिकारक पदार्थ इतने ज्यादा बढ़ रहे होते हैं कि महीने में, हफ्ते में 3 बार तक, 2 बार तक जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। तो उससे परेशानी तो होती है, साथ साथ खर्चा भी, डायलिसिस का खर्चा जो है वो अच्छा खासा हो जाता है एक बार का।
तो व्यक्ति ज्यादा नुकसान में रहने लगता है। तो किडनी खराब होना अच्छी बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, किडनी खराब ना हो, जलन की दवाइयां खाना बंद कर दो, फालतू की टेबलेट्स लेना जो है वो बंद कर दो। थोड़ा बहुत बुखार आया, सिर दर्द आया तो तुरंत टेबलेट नहीं ले लेना चाहिए। जुकाम हो रहा है तो 1-2 दिन हो जाने के बाद शरीर को थोड़ा सा काम करने, तो अगर अपने आप हो रहा है तो आयुर्वेदिक चीजें खा सकते हो आप गर्म करने के लिए, अपने हिसाब से अपनी बॉडी को देखते हुए। कुछ ज्यादा गर्म भी नहीं खा लेना है चीजें, नहीं तो उसका दूसरा असर हो जाता है। तो मकसद क्या है, गोलियां कम कर देना, थोड़ा सा गोलियां कम कर देना। ऊपर से पेन किलर, दर्द की दवाइयां तो बहुत ही कम खाना है। अपने इंडिया में बहुत दर्द की दवाइयां दी जाती है, लेकिन वो कम खाना है, क्योंकि वो डायरेक्ट किडनी पर असर करती हैं, वर्ष पदार्थ बढ़ा देती है, नेफ्रॉन को ज्यादा काम करना पड़ता है, किडनी पर असर करती है। कृत्रिम वक्र बहुत सी अर्धपारगम अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। नलिकाएं खैर, एक स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन में 180 लीटर आरंभिक निस्संद वृक्क में होता है। ओ भाई, उन्होंने तो बोला था कितने लीटर बनाता है, 1.4 लीटर होता है। और बुक बोल रही है एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्संदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्संदन वृक्क की नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। अच्छा, किडनी लगभग एक दिन में, मेरे जैसे मनुष्य में, आप लोग में थोड़ा सा कम, आपकी एज अभी कम है, मेरे जैसे एडल्ट में 180 लीटर खून छान रही होती है। बोलोगे आप, खून 180 लीटर हो ही नहीं सकता बॉडी में। नहीं होता है, लेकिन वो बार बार चक्रण हो रहा होता है ना, कोशिकाएं लगातार बना रही होती है, खून जाता रहता है, हार्ट पंप करता रहता है, पूरा चक्रण चलता रहता है। तो एक साइकिल जैसा बन जाता है, खून गया, शुद्ध हुआ, वापस किडनी में आया, गया, फिर शुद्ध हुआ, कोशिकाओं ने यूज करा वापस, तो साइकिल जैसा चलता रहता है। उसके हिसाब से बॉडी 180 लीटर आरंभिक निस्संद मतलब कि छानती है खून को एक दिन में, 180 लीटर। उसमें से मूत्र कितना बनता है, केवल 1 से 2 लीटर। 1 से 2 लीटर क्यों? क्योंकि बाकी चीजें वापस रक्त नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाती है, वापस अवशोषित कर ली जाती है, क्योंकि अच्छे पदार्थ भी निकाल देता है। 180 लीटर जो निकालता है ना, उसमें अच्छे पदार्थ भी निकाल देता है, तो वापस जो है वो खून में मिल जाते हैं। इसलिए मूत्र का निर्माण केवल 1 या 2 लीटर होता है। तो वो चीज क्लियर हो गई। अंगदान, विचार करें। अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक ना हो। मेरे ख्याल से ये चीज अपन आंख वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी चीजें जो है, एक कशिश का इस पे क्वेश्चन आया था, बहुत पहले पूछ लिया गया था, अभी एक फिर से उसको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। कशिश ने बोला था कि जो एक व्यक्ति ने लीवर दान किया, तो एक व्यक्ति लीवर कैसे, लीवर तो हमारे पास एक ही होता है, वो दान कैसे कर सकते हैं? तो लीवर यानी कि यकृत जो होता है, यकृत का पूरा के पूरा पोषण दान नहीं करना होता है। यकृत एक एकमात्र ऐसी ग्रंथि है हमारे बॉडी में जो कि खुद से डेवलप होता है। स्वस्थ मनुष्य में अगर लीवर खराब हो जाता है कोई ऐसा अंग, तो वापस बन जाता है लीवर अपने आप। एकमात्र ऐसा अंग है जो कि खुद से बन सकता है दोबारा, बाकी कोई अंग नहीं बन सकता। जैसे छिपकली की पूंछ काट दो, कुछ दिनों में उग जाती है ना वापस, वैसे हमारे हाथ में ऐसा नहीं हो सकता, हाथ काट दिया और हाथ वापस उग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बॉडी में केवल एकमात्र यकृत ही, लीवर ही एक ऐसा अंग है जो कि डैमेज हो जाए यदि, तो फिर से बन जाता है वो, है ना। तो स्वस्थ मनुष्य में पूरा के पूरा लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं होती है, लीवर का एक हिस्सा काट कर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वही जो है वो किसी व्यक्ति को बचा सकता है आसानी से। और जैसा मैं बताया, जिस व्यक्ति का लीवर दान किया हुआ उसमें वो लीवर फिर से बन जाता है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पर अंगदान करने पर विचार कर सकते हैं। नॉर्मली कई लोग मना कर देते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं मर जाता हूँ, तो मेरी अचानक मृत्यु से हो सकता है मुझे केवल चोट लगी हो, फिजिकल चोट आई हो, या फिर इंटरनली हड्डी वगैरह टूटने की वजह से मेरी मौत हुई हो, तो मेरे अंग तो सुरक्षित है ना। मुझे एक काम करना चाहिए पहले ही अपने, आप लोग अभी नहीं करोगे लेकिन मैं ऐसा करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले ही लिख कर जाऊंगा किसी हॉस्पिटल को, यदि मेरी अचानक मृत्यु होती है तो मेरे सभी अंग जो है वो डोनेट कर दिए जाए। जैसे ही मेरी मृत्यु का समाचार हॉस्पिटल में दिया जाएगा, तो हॉस्पिटल क्या करेगा, मेरी बॉडी को ले जाएगा पोस्टमार्टम करके, जो अंग काम के हैं जैसे आंख, हमारा फेफड़े, लीवर, किडनी, जो हमारे अच्छे अंग थे, क्योंकि मेरी एक्सीडेंटल मौत हुई है, मेरे अंग काम कर रहे थे, वो अंग क्या करेगा, हॉस्पिटल जरूरतमंद को दान दे देगा, किसी और को लगा दिए जाएंगे वो अंग, जिसके कारण से जो है वो व्यक्ति जो है वो जिंदा रहेगा। मेरा बॉडी तो गई, मैं तो मेरी आत्मा तो निकल गई, मेरी बॉडी नष्ट हो गई, मेरे लिए कुछ काम की नहीं है वो चीज। इसको बोलते हैं अंगदान करना। पहले से हम जो है वो साइन करके, जब आप 18+ हो जाते हैं तो आप अपने ऊपर आप इसको अंगदान कर सकते हैं। अचानक मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी बॉडी जो है किसी के काम हो जाए, और मेरे ख्याल से इसमें गलत नहीं, कई लोग इसमें गलत। भैया, हाँ। मैंने तो सुना है मरने के बाद हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी फिर काम नहीं करते हैं।
एक समय तक, एक समय तक हर एक बॉडी का एक पार्ट, हर पार्ट का एक समय होता है। यदि आपका जैसे हार्ट है, तो हार्ट जो है वो 24 घंटे तक मरने के बाद किसी में लगाया जा सकता है। डॉक्टर ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है। बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सड़ने लगते हैं। यदि मान लो उदाहरण के लिए आपकी बॉडी में लगे हुए हैं, जैसे मैं मर जाता हूँ और मेरे अंग जो अंदर लगे हुए हैं 24 घंटे में वो सड़ने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस चीज को रेफ्रिजरेट करते हैं और इस टेम्परेचर पर रखते हैं जिसके कारण से 24 घंटे तक वो फ्रेश रहें। जैसे हार्ट अटैक, जैसे मैं हार्ट अटैक वगैरह से नहीं मरना चाहिए, एक्सीडेंटल मौत ही होना चाहिए। तो यदि मेरी मृत्यु होती है तो उस हार्ट को वो लोग स्टोर करके रखते हैं, रेफ्रिजरेट करके रखते हैं। 24 घंटे तक वो हार्ट किसी में भी लगाया जा सकता है। भारत में इतने सारे लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं सर्जरी के लिए, अभी भी जो है वो वेटिंग लगे, किडनी के लिए कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। एक के बाद एक लोग जो है अंगदान करते आते हैं और उनको किडनी मिलती आती है और वो जिंदगी जीते रहते हैं। तो अंग जो है वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि खराब हो जाते हैं एक टाइम बाद, ये बॉडी खराब हो जाती है, लेकिन कुछ समय का टाइम मिलता है 24 से 48 घंटे का कि वो अंग जो है वो किसी में लगा है। आंखों के मामले में वो और ज्यादा बढ़ जाता है वो, हार्ट के मामले में कम रहता है, लीवर के मामले में बढ़ा हुआ रहता है, किडनी के मामले में बढ़ा हुआ रहता है, कुछ दिनों तक चल सकती हैं वो, रेफ्रिजरेट करके रखते हैं उसको, जिसके कारण से वो खराब नहीं होते और वो लगाए जा सकते हैं जिसकी तरह से। अगर वो अंग में ही लगे हुए हैं, बॉडी में ही लगे हुए हैं तो सड़ने लगेंगे वो फिर कुछ काम के नहीं जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही था। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ? हाँ भैया, हो गया। हाँ। तो सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल है। अस्थि मज्जा को बोन मेरो बोलते हैं। शायद बोन मेरो नाम सुना होगा, क्रिश मूवी में यूज होता है। सुना है क्या? नहीं नहीं सुना? क्रिश मूवी नहीं देखी आप लोगों ने? हाँ भैया सुना है, भैया, हड्डियों के अंदर से देखी है डीएनए लेकिन निकालते मैंने हैं। ओ नहीं सुना। भाई, ये क्या है? हड्डियों का खाना बना के रखा है बोन मेरो का। कैसे कैसे लोग हैं। हमारी हड्डी में जो है वो येलो कलर का ये मेरो पाया जाता है, हड्डी के अंदर लिक्विड जैसा पाया जाता है, स्ट्रक्चर होता है बाकायदा। मुझे ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये बोन मेरो जो है हड्डियों के अंदर पाया जाता है, इसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। हमारी बॉडी इसी से बनी हुई रहती है। ये देखो, ये अंदर पाया जाता है बोन मेरो। तो इसमें भी दिख रहा है आपको बोन मेरो लिक्विड, लिक्विड होता है या नहीं मुझे एक्चुअली नहीं पता है सच्चाई में। मेरे को ज्यादा नहीं पता है। यहाँ पर रियल हड्डी का व्यू है, तो हड्डी में ये येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये बोन मेरो का होता है। तो मेरे ख्याल से सूखा ही हुआ एरिया है बोन मेरो का। तो ये बोन मेरो होता है और इसको भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जरूरी होता है कई लोगों में। कई प्रकार के हड्डी के कैंसर भी होते हैं कई लोगों को। तो उसके दिक्कत में उनकी हड्डियां वापस नहीं बन पाती हैं, टूटती जाती हैं हड्डियां। तो उनको बोन मेरो की जरूरत होती है, तो बोन मेरो का भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ये बता रही है आपकी बुक, है ना। तो ये सारी चीजें दान की जा सकती हैं। अधिकांशतः अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं, जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंग जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि ऊतकों को दान के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। मतलब अधिकांश अंगदान जो है किसी के मरने के बाद किए जाते हैं, लेकिन कुछ दान जो है वो जीवित रह के भी किया जा सकता है। गुर्दे मतलब होता है मेरे ख्याल से किडनी होता है गुर्दे, हाँ। गुर्दे मतलब किडनी होता है, वृक्क ही होते हैं गुर्दे। या जीते जी दान कर सकते हैं हम एक किडनी। यकृत का कुछ, वो किडनी वाले जोक भी इसलिए बनते हैं कि यार आईफोन चाहिए तो मेरे दोस्त से मैं किडनी, मेरा तू दान कर दे यार किडनी एक आध, तो उसके कारण से आईफोन खरीद लूंगा। तो वो वाले जोक जो बनते हैं आईफोन के, वो इसी कारण से बनते हैं क्योंकि किडनी दान की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग किसी दोस्त को पकड़ कर उसकी किडनी निकलवा दो, ऐसा मत करना रे। जय जीत ऋषि, नहीं करना ऐसा। हाँ भैया। हाँ। हाँ तो भैया नहीं ये, करेंगे। हाँ, इंसानों में ऐसा होता है, जीत ने नहीं बोला मतलब जीत करेगा। हाँ भैया नहीं करेंगे। हाँ। आधा में इसकी क्लिक की आवाज आ जा रही है। जीत कंप्यूटर से कनेक्टेड, तू कंप्यूटर से ज्वाइन किया है? हाँ भैया। हाँ, और कुछ भी देख रहा है क्या? नहीं तो। माउस क्लिक की आवाज आ रही थी, जैसे कुछ काम कर रहा और भी साथ। भैया वो माउस अनम्यूट कर देना, उसकी आ जाएगी। ओ, बढ़िया। पादप उत्सर्जन के लिए अब ये पादप में उत्सर्जन आ रहा है कि पादपों में कैसे उत्सर्जन होता है। मनुष्य का तो सिंपल सा है, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। किडनी होती है, उसके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ब्लड को छान लेते हैं, उसका पुनरावशोषण कर लेते हैं ताकि अच्छे पदार्थ बाहर ना निकल जाएं। खून में मिला देते हैं, जो बचा हुआ पदार्थ रहता है उसको पानी में मिलाकर मूत्र के रूप में
मूत्र भरने के द्वारा मूत्राशय में भेज देते हैं। मस्तिष्क से जुड़े रहते हैं मूत्राशय, उसको खोल देता है और मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण से हमारे हानिकारक पदार्थ भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। और अपने मूत्र में जो है वो यूरिया बहुत ज्यादा होता है, उसको उन्होंने एक्सक्रीट करके भी दिखाया एक वीडियो में। अब पादपों में कैसा होता है उत्सर्जन, तो वो पढ़ रहे हैं। छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें पादपों के उत्सर्जन के बारे में। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुएं बिल्कुल भिन्न युक्तियां अपनाते हैं। जंतुओं से भिन्न युक्तियां अपनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अवशिष्ट उत्पाद की कही जा सकती है। मतलब ऑक्सीजन उनके लिए वर्ज्य पदार्थ है, नुकसानदेह है। ये वो ऑक्सीजन को जो है वो निकाल रहे होते हैं पत्तियों से। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। मतलब ज्यादा जल होगा यदि, तो पत्तियों से भाप बन के उड़ा सकते हैं, जिसके कारण से पानी वेस्टेज नहीं बचेगा उनके उनके अंदर। पादपों में बहुत से ऊतक नत कोशिकाओं के बने होते हैं। वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो अलग अलग पौधे अलग अलग तरह का उत्सर्जन कर रहे होते हैं। कुछ जो पत्तियां टूटने वाली रहती हैं उसमें अपने वेस्टेज फेंक देते हैं, तो पत्तियां पीली पड़कर जो है वो झड़ जाती हैं। कुछ जड़ों के माध्यम से मिट्टी में फेंक देते हैं अपने। कुछ गोंद बनाते हैं, रेजिन तथा गोंद बनाते हैं। गोंद देखी होगी पेड़ से निकल रही होती है, तो वो अपशिष्ट है, पेड़ से जो है वो अपशिष्ट निकाला गया है। अब वो पेड़ का अपशिष्ट है, जैसे कि ऑक्सीजन भी पेड़ का अपशिष्ट है, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है। तो पेड़ की गोंद भी कई हद तक जो है वो हो सकता हो, हर एक पेड़ की फायदेमंद नहीं होगी, कुछ की हानिकारक भी हो सकती है, जहरीली भी हो सकती है हमारे लिए। वो गोंद जो निकाली जा रही है कुछ पेड़ की, तो हमारे लायक होती है। तो आप देखते हो कई बार जो जापे के लड्डू बनते हैं उसमें जो है वो गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो गोंद हमारे लिए फायदेमंद हो जाती है। पता नहीं काय की गोंद निकाली जाती है वो, लेकिन खाने वाली गोंद अलग से आती है। पेड़ का वो उत्सर्जन तंत्र है और हम उसको खा रहे होते हैं। मतलब पेड़ की पोटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका वेस्ट, वेस्ट मतलब पोटी बोल सकते हैं एक तरह से। तो वो हमारे लिए खाने योग्य है, खा सकते हैं हम उसको। अगली बार से गोंद खाओगे तो शायद मूड अलग हो जाए। खैर एक तरह से है, गोंद जो है उसका अपशिष्ट पदार्थ है, पेड़ के लिए अपशिष्ट। ऑक्सीजन भी तो उसका वो अपशिष्ट है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ रहे होते हैं, वैसे ही पेड़ भी जो है उसके लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो बेकार है उसके लिए, तो वो छोड़ रहा होता है, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है ना वो। तो हम वो जो है चीज खा रहे होते हैं। इसी प्रकार से ये उत्सर्जन जो है खत्म होता है, और उत्सर्जन के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। कल इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और क्वेश्चन आंसर देखने के साथ साथ जो है चैप्टर और ज्यादा खत्म हो जाएगा। मतलब और ज्यादा खत्म मतलब एंडिंग हो जाएगी पूरी तरह से। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा आपका। बहुत सारी चीजें उसमें देखने को मिली, बहुत सारा नॉलेज उस चैप्टर में दिखाया हमारी बॉडी के बारे में, हम कैसे हमारी बॉडी काम कर रही होती है, बेसिक नॉलेज हमको इस चैप्टर ने दिया। तो इसी के साथ साथ आज की क्लास भी खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय भैया गुरुदेव भैया। गुरुदेव भैया।